दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि रिसेंटली आईसीएआई के थ्रू आई है। सर, अभी तक हमें क्या लगता था कि हमारी जो एग्जामिशन है वो 1, 2, 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड होती है। मैंने कहा दोस्तों, अब कहानी बदल चुकी है। अब हम अपनी इस एग्जामिशन को परमानेंट भी कर सकते हैं और यही बात बताने आज की इस वीडियो में मैं आया हूं आप लोगों को। तो आपको फटाफट से इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, लाइक करना है और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो आइए, टाइम को बिना वेस्ट किए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सर देखिए क्या लिखा है यहां पर। सबसे पहली बात लिखी है गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइन होने वाली हैं फॉर कंटिन्यूइंग द एग्जॉस्टेड एग्जामिशंस, जो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं एग्जामिशन। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की एग्जामिशन 3 अटेम्प्ट तक भी यूटिलाइज नहीं हुई, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी और कैसे इसको हमें परमानेंट करना है, ये बात बताने वाले हैं। तो क्या करना है सर? मेकिंग एग्जामिशंस परमानेंट। कोर वर्ड जो है यहां पर कौन सा है? परमानेंट। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं। मैंने कहा सर यहां पर देखिए फटाफट से, हमने कहा कि सर दोज कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द एग्जामिशन फ्रॉम May 22 एग्जामिनेशंस एंड ऑनवर्ड्स। इसका मतलब यहां पर लास्ट एग्जामिशन कौन सी काउंट की जा रही है? मई 2022 की काउंट की जाएगी और उससे आने वाले कोई भी अटेम्प्ट की एग्जामिशन यहां पर काउंटेबल होने वाली है। इसके बाद विल हैव द ऑप्शन, ऑप्शन होगा बच्चे के पास क्या करने के लिए? फॉर कंटिन्यूइंग द सेड एग्जामिशन इमीडिएटली ऑन एग्जॉशन ऑफ द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अटेम्प्ट में उसकी एग्जामिशन एग्जॉस्ट होगी वहां से कंटिन्यू कर सकता है या नहीं, ये उसके पास एक ऑप्शन होने वाला है। अब बच्चों, मैं आपको पहले ही क्लियर करवा दूं कि अगर आपकी मई 2022 या उसके बाद कोई भी एग्जामिशन आई है और आप उसको परमानेंट करना चाहते हैं पहले एग्जॉशन की डेट से पहले, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एग्जॉशन के बाद ही परमानेंट का ऑप्शन यहां पर आईसीएआई ने रखा है। ठीक है ना। चलिए, तो बातों को बहुत ही तरीके से समझना है। सर एक छोटा सा एग्जांपल भी आईसीएआई ने दिया है, आइए फटाफट से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने कहा सर क्या बोला गया? फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट्स हु हैड सिक्योर्ड एग्जामिशन इन May 2022 which was valid till November 2023 CA exam will get the option to continue their exemption on exhaustion of the said exemption after the declaration, एक declaration देना पड़ेगा of नवंबर 2023 रिजल्ट्स। क्या उसका नवंबर 2023 का रिजल्ट आ गया है? आने के बाद उसको पता चलेगा कि क्या उसकी एग्जामिशन यूटिलाइज हुई है या नहीं। उस एक्नॉलेजमेंट के बाद, उस डिक्लेरेशन के बाद ही उस एग्जामिशन को परमानेंट बनाया जा पाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लाइकवाइज दोज कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड द एग्जामिशन इन नवंबर 2022 व्हिच इज वैलिड टिल May 2024 CA एग्जाम will get the option to continue their exemption on the exhaustion of the said exemption after declaration of the May 2024 रिजल्ट। मतलब 2024 के रिजल्ट आने के बाद ही नवंबर 2022 में जिसकी एग्जामिशन आई थी वो अपना इस ऑप्शन को कैरी आउट कर सकता है। ठीक है ना। चलिए सर, यहां तक हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। अब आप आके लेके चलो। मैंने कहा ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एग्जामिशन इन एनी पेपर दैट हैज बिकम एग्जॉस्टेड अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग थर्ड एग्जाम will be shown to the candidates as per the dates given in the important dates area। जहां पर कहां पर आपको मिलेगा ये सर? ICI.org और एग्जामिनेशन का जो स्टूडेंट सेक्शन के अंदर एरिया होता है वहां पर आपको ये मई जून 2024 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो कि क्या है 11 AM और 15 फरवरी से लेकर 23:59 दैट इज रात के 12 बजे, किस दिन के? मैंने कहा 9 मार्च तक के। इस पीरियड के बीच में आपको ये ऑप्शन कैरी आउट करना है अगर आपकी नवंबर 2023 में कोई ऐसी एग्जामिशन है जो एग्जॉस्ट हो गई है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर यहां पर इन्होंने हमें बात बता दी। अब सर जिन जिन लोगों को ये ऑप्शन कैरी आउट करना है उनको कहां अप्लाई करना है? यहां पे लिंक भी दिया हुआ है। क्या है वो लिंक सर? ICIexam.ici.org और अपने SSP लॉगिन आईडी
को यूज करके हम अपनी उस एग्जॉस्टेड एग्जेम्पशन को क्या कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक तो हमने सर बेसिक बातें समझ ली हैं। आइए फटाफट से हम आगे बात समझते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं दोस्तों। क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट के अंदर? कैंडिडेट्स विल गेट ओनली वन चांस, एक ही चांस मिलेगा उस एग्जेम्पशन को परमानेंट करने के लिए। दैट इज एग्जेम्पशन सिक्योर्ड इन मई 2022 and getting exhausted after the conduct of November 2023 examinations will be shown before the conduct of मई 2024 एग्जामिनेशन। ये बात इन्होंने रिपीट करके फिर बता दी कि एक ही बार मिलेगा ऑप्शन, और वो भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद। कब से लेके कब तक? मैंने कहा सर उन स्पेसिफाइड डेट्स तक, जो कि इस केस में क्या पड़ रही है, 9 मार्च के रात के 12 बजे तक। तो अगर किसी बच्चे को अपने नवंबर 2023 में एग्जॉस्ट होने वाली एग्जेम्पशन को परमानेंट करवाना है तो उसके पास एकमात्र ऑप्शन है 9 मार्च 2024 रात 12 बजे तक। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। एज पर द स्पेसिफाइड डेट्स, तो स्पेसिफाइड डेट्स मैंने अभी आपको बताई। ठीक है ना। इफ नॉट मेड परमानेंट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के बीच में अगर आप फेल हो जाते हैं अपनी उस एग्जेम्पशन को परमानेंट करवाने के लिए, तब वो एग्जेम्पशन फॉरएवर के लिए लैप्स हो जाएगी और वो पेपर आपको नवंबर 2024 में फिर से देना पड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 5वें पॉइंट पे। इफ अ कैंडिडेट हैज एग्जेम्पशन इन 2 पेपर्स ऑफ द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल पेपर नंबर 1 and paper number 2 of the group 1 that are offered in this window, then he or she has to apply either for making both exemptions, paper number 1 and paper number 2 in group 1 permanent, or let both the exemption lapse. He or she cannot opt to continue the exemption in one paper and let lapse in the other paper. क्या बोला गया है यहाँ पे? बड़ी ही ध्यान से बात को सुनना है सर। अगर मेरे पास नवंबर 2023 में कोई ऐसी एग्जेम्पशन है जो लैप्स होने वाली है और मुझे एक ही ग्रुप के 2 पेपरों में एग्जेम्पशन प्राप्त है, ठीक है, तो यहां पर क्या एग्जांपल लिया है सर? ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों में ही मुझे एग्जेम्पशन है और मुझे अपनी एग्जेम्पशन को परमानेंट करवाना है। तो जब वो बच्चा अपने उस एग्जेम्प्टेड पेपर को परमानेंट करवाने लिंक पर जाएगा तो या तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उन दोनों पेपर्स को परमानेंट करवा ले, या तो फिर किसी को भी नहीं करवा पाएगा। किसी एक को चुनना यहां पर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। या तो दोनों परमानेंट होंगे या तो कोई भी परमानेंट नहीं होगा। यह बात यहां पर बड़ी ही साफ तौर से लिखी है और यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इसी वजह से। ठीक है ना। चलिए सर, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात और भी आईसीएआई ने क्लैरिफाई की है। सर ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अपॉन मेकिंग एन एग्जेम्पशन परमानेंट, एग्जेम्पशन को परमानेंट करवा देने के बाद फॉर एनी ग्रुप द कैंडिडेट विल हैव टू पास द रेलेवेंट ग्रुप विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 में एग्जेम्पशन है और मैंने इसको परमानेंट करवा लिया है, तो बचे हुए पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 में मुझे इसमें भी 50% लाने होंगे और इसमें भी 50% लाने होंगे। तो मिनिमम 40% मार्क्स का जो पासिंग क्राइटेरिया था वो खत्म हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए मिनिमम पासिंग क्या है? 50% मार्क्स। ठीक है ना। जो यहां पर इन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से लिखा है, दैट इज 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है ना। चलिए सर, यहां पर इन्होंने रेगुलेशन भी दे दी है इंटरमीडिएट और फाइनल्स के लिए, तो ये ट्रांजिशन स्कीम में भी इन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने बोला यहां पर नो करेक्शन विंडो, ठीक है ना, और विंडो विथ लेट फी नहीं होगा। ठीक है ना। देयर विल बी नो करेक्शन विंडो। आपने एक बार जो भर दिया, आपने जो एग्जेम्पशन एक बार ले ली, उसके बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। वंस डन दैट इज डन। ठीक है ना। उसके बाद कोई भी अपने एक्शंस को रिपील करने वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है ना। चलिए सर, इसके आगे चलते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 8 आते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू द ऑप्शन, ठीक है ना, क्या ऑप्शन होगा सर? टू सरेंडर एंड रीअपीयर इन द एग्जेम्प्टेड पेपर्स। ये एक ऑप्शन आईसीआई ने दिया है कि आपने जो एग्जेम्पशन ली है, परमानेंट करवाई है, आप उसको मन चाहे तरीके से सरेंडर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है ना। जनरली
ऐसी कोई सिचुएशन समझ में आती नहीं है जहां पर बच्चा एग्जेम्प्टेड पेपर जिसको वो परमानेंट करवा चुका है वहां पर उसको सरेंडर करने की बात ऐसी कोई करी जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। सर पॉइंट नंबर 8 के बाद अपने पास पॉइंट नंबर 9 आ रहा है। यहां पर क्या लिखा है, कैंडिडेट सिक्योरिंग एग्जेम्पशन इन पेपर 4। पेपर 4 कौन सा था, कॉर्पोरेट लॉ, है ना, कॉर्पोरेट लॉ था। और पेपर नंबर 5, ठीक है ना, यहां पर देखिए वही बात पेपर नंबर 5 के लिए लिखी है जो कि था SCMP। ठीक है ना, ये फाइनल की बात हो रही है यहां पर। ठीक है ना, तो फाइनल में अगर आपका SCMP और आपका कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, यहां पर अगर मई 2022, नवंबर 22, मई 2023 और नवंबर 23 एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएगा एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एंड नीड नॉट अप्लाई। इसका मतलब कि अगर आपके पास इन पेपर्स में एग्जेम्पशन है, अगर आपने नवंबर 2023 तक इन पेपर्स में एग्जेम्पशन ले ली है तो जो आपका सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल था वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट होगा। ये सर पुरानी खबर है। ठीक है ना, तो ये 9 और 10 दोनों सेम बातें कह रहे हैं कि अगर आपने नवंबर 2023 तक कॉस्टिंग का पेपर, जो कि हम जिसे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है ना, SCMP कहते हैं, एंड कॉर्पोरेट लॉ जो था आपका CA फाइनल में पेपर नंबर 4, ठीक है, अगर उन दोनों में नवंबर 2023 तक एग्जाम्पशन आ गई है तो SPOM आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसको प्राप्त करने के लिए आपको अलग से कहीं अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए सर अब आते हैं 11th पॉइंट पे। इफ देयर इज अ परमानेंट एग्जाम्पशन, ठीक है ना, इन अ ग्रुप, देन नो न्यू एग्जाम्पशन विल बी ग्रांटेड इन दैट ग्रुप। अब इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना है। आइए फटाफट से एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सर यहां पर केस 1 ये है कि ग्रुप 1 में मैंने 2 एग्जाम्पशंस को परमानेंट करवाया है। ठीक है ना, 2 पेपर्स में मुझे एग्जाम्पशन प्राप्त थी और मैंने उसको परमानेंट करवा लिया है। तो ग्रुप 1 के तीसरे पेपर में अगर मेरे 60 मार्क्स से ज्यादा भी आ जाते हैं तो ऑब्वियसली एग्जाम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये बात तो सिंपल है। ठीक है ना, ये बात समझने वाली है, क्योंकि सर मेरा तो ग्रुप पास होता हुआ दिख जाएगा, 60 यहां पे है और यहां पे भी एग्जाम्पशन है, तो मेरा ग्रुप तो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है विद द कंडीशन कि मैंने 50% मार्क्स अपने रिमेनिंग पेपर में सिक्योर कर लिए हैं। अब आती है दूसरी बात। सर दूसरी बात क्या है, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे एक ही पेपर में एग्जाम्पशन मिला, ठीक है ना, और मैंने उसको परमानेंट करवा लिया है, उसको मैंने परमानेंट करवा लिया है, बचे 2 पेपर। तो अब 2 पेपर में अगर मुझे पेपर नंबर 2 में 60 मार्क्स आ जाते हैं और पेपर नंबर 3 में मुझे 55 आते हैं तो इस पेपर की एग्जाम्पशन मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक एग्जेम्प्टेड एग्जाम्पशन एक पेपर में परमानेंट एग्जाम्पशन को प्राप्त करने के बाद, सिक्योर करने के बाद, उसी ग्रुप के दूसरे पेपर में आप एग्जाम्पशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ICAI ने थोड़ा सा आपके साथ क्या कर दिया है सर, गेम खेल दिया है। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा सर उसमें क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कंडीशन क्या डाली है, सर कंडीशन यही डाली है ना, 50% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा सर, 50% मार्क्स तो लाने ही है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 लास्ट पॉइंट है अपना। इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर कंटिन्यूइंग the exemption after exhausting the same, then the exempted marks will be limited to 50 and the excess marks of the permanent exempted paper cannot be considered for complying the 50% aggregate marks requirement of the same or the other group। लीजिए सर, यहां पर लास्ट उन्होंने एक शतरंज की चाल चल दी है। क्या चली है सर, अगर आपके किसी पेपर में, लेट से मैंने कहा एक पेपर में आपके 80 मार्क्स हैं और ये पेपर आपने एग्जेम्प्ट करा है और इसको आपने परमानेंट भी करवा लिया। ठीक है, अब बच्चे क्या सोचेंगे कि सर हमें 50 मार्क्स तो चाहिए और बाकी के दोनों मार्क्स, जो दोनों पेपर होंगे उसमें मिनिमम 50-50 चाहिए, है ना, ये ऐसा ही सोच रहे। मैंने कहा सर ऐसा सोचने वाले ये भी सोचेंगे कि ये जो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, क्या ये मैं ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 में इसको मैं एग्रीगेट बनाने के लिए जोड़ सकता हूं, ट्रीट कर सकता हूं क्या? तो ये बात का आंसर तो इन्होंने पहले दे दिया था कि एक पेपर एग्जाम्प्ट करवा लिया और उसको परमानेंट बना दिया, उसके बाद आपको बचे हुए दोनों पेपरों में मिनिमम 50% तो लाना ही है। उस पेपर में अगर आपने एग्जेम्प्टेड पेपर से कुछ कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, वो अलाउड नहीं होगा, चाहे वो उसी ग्रुप का हो चाहे वो दूसरे ग्रुप में आप एडजस्ट करवाना चाहते हो, वो एडजस्ट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपके एडजस्ट बिल्कुल नहीं होंगे, वो आपके अच्छे कर्म में
जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है ना, आपके अच्छे कर्मों में जोड़ दिए जाएंगे। उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सर हमने सारे जो पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। सर नीचे क्या दिया हुआ है, मैंने कहा ये मैं नीचे भी दिखा देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने बहुत ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है सर, फाइनल कोर्स में कौन कौन से पेपर से एडजस्ट होंगे या एग्जाम्प्ट होंगे, यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर ये जो कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉ था पेपर नंबर 4, वो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल में जाएगा। इसी तरह जो हमारा पेपर नंबर 5 था, ठीक है ना, ये वाला कहां जाएगा सर, सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी में चला जाएगा। फिर ये जो पेपर नंबर 6 था, ये इलेक्टिव पेपर किससे रिप्लेस हुआ है सर, इससे रिप्लेस हुआ है। तो अगर यहां पर आपकी एग्जाम्पशन थी तो ये वाला पेपर नंबर 6 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर, इसी तरह यहां पे इन्होंने सीए इंटर की भी एक लिस्ट दी है, ठीक है ना। ये लिस्ट ऑलरेडी ज्यादातर बच्चों ने देखी हुई है, जिसमें पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 से कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं एडजस्ट या एग्जाम्प्ट, वो यहां पर दी हुई है। यहां पर कोई चेंज नहीं है। पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग था, तो यहां पर पेपर नंबर 1 में ही जाके जो वो जुड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस पेपर नंबर 1 में ही जाके मिला हुआ है, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह मैं आगे बात करूं तो यहां पर पेपर नंबर 6 ऑडिट सेम है सर। पेपर नंबर 7 पेपर नंबर 6 बन चुका है, और पेपर नंबर 8 क्या बन चुका है सर, पेपर नंबर 6। इसको 2 भाग में बांट दिया है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना। चलिए, यहां पर दोस्तों हमारी ये जो नोटिफिकेशन है वो हो जाती है खत्म, ठीक है ना। चलिए, तो यहां हमने सर अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है, एक एक पॉइंट को इन डिटेल समझ लिया है कि सर क्या होने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस जब हम किसी भी पेपर की एग्जाम्पशन को परमानेंट करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपने किसी भी एग्जॉस्टेड एग्जाम्पशन को परमानेंट करवाने जा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको अच्छे से इवैल्यूएट करके ही डिसीजन लेना है। चलिए, तो यहां दोस्तों हमने अपनी बात कर ली है कंप्लीट। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं जरूर से एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, तो मैंने एक सीपीआर स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 75 डेज, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए फॉर सीए फाइनल, ये मैंने बना रखी है। आप इसको जरूर से देखिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं। आप अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको कोई और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, एडिशनल गाइडेंस चाहिए, तो आप फटाफट से जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.escholars.in, और वहां पर अपने सीए इंटर एंड सीए फाइनल के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की पर्पस से आप अपनी गाइडेंस को ले सकते हैं। यहां पर 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस, मॉक टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशंस, ये सारी सर्विसेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिलती हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो आप फटाफट से इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं वो आप मिस ना करें। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।